दोस्तों, क्या आपको पता है एंशिएंट टाइम में नंबर सिस्टम में सबसे बड़े नंबर्स का यूज करने वाले कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट इंडियंस थे। जी हां, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस 5000 बीसीई से पहले जहां रोमन्स केवल 10 टू द पावर 6 तक ही कैलकुलेट कर पाते थे, वहीं दूसरी ओर एंशिएंट इंडियंस 10 टू द पावर 53 तक की कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। बात अगर मेडिकल साइंस की जाए तो मेडिकल साइंस के फादर कहे जाने वाले सुश्रुत का जन्म भी एंशिएंट इंडिया में ही हुआ था। ये वो पहले मेडिकल प्रोफेशनल थे जिन्होंने एनेस्थेसिया का यूज करते हुए पहली बार मेडिकल सर्जरी को परफॉर्म किया था। दुनिया का पहला मेडिकल स्कूल यानी कि आयुर्वेदा भी इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न इन्वेंशंस एंशिएंट इंडिया में इंडियंस के द्वारा पहले ही किए जा चुके थे। एग्जाम्पल के लिए आइजैक न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवर करने से करीब 1000 साल पहले ही ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशनल फोर्स की पॉसिबिलिटी को डिस्कवर कर लिया था। तो दोस्तों, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री इसी तरह की अनगिनत अचीवमेंट से भरी हुई है। हम आज की इस छोटे से वीडियो में उन सभी अचीवमेंट से भरी हुई इस जर्नी को कवर करते हैं। हिस्ट्री के टाइमलाइन की जाए तो ये टाइमलाइन 2 मिलियन बीसीई से शुरू होकर प्री मेडिवल यानी दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से पहले तक के टाइम पीरियड पर एंड होता है। इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पीरियड को हम मेनली 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्टोन एज यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा वैदिक पीरियड, चौथा महाजनपद पीरियड, पांचवा मौर्यन पीरियड, छठा गुप्ता पीरियड और सातवां पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो आइए अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहला, स्टोन एज का पीरियड 2 मिलियन बीसीई से लेकर 3000 बीसीई तक माना जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का कोई रिटन एविडेंस तो नहीं है, लेकिन उस पीरियड के दौरान ह्यूमंस द्वारा यूज किए जाने वाले टूल्स के एविडेंस हमें जरूर मिलते हैं, जिनके आधार पर हम उस पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस पीरियड की सबसे खास बात थी उन लोगों द्वारा यूज किए जाने वाले स्टोन टूल्स, जो शुरुआत में तो काफी बड़े थे लेकिन बाद में वो छोटे होते गए। इन टूल्स के आधार पर स्टोन एज को हम 3 पीरियड्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज, जो 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक था। हिंदी में इसको पुरा पाषाण काल भी कहते हैं। इस पीरियड के ह्यूमंस पूरी तरह से हंटिंग पर डिपेंडेंट थे और हंटिंग के लिए वो स्टोन टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। इन टूल्स में शामिल थे स्क्रैपर, हैंड एक्स और बोरर, जिसे आप बेधक भी कह सकते हो। पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडिंग बेलान वैली, सोन वैली, नर्मदा वैली हमें ऐसी साइट्स मिलती हैं जहां से इस पीरियड के स्टोन टूल्स हमें भारी मात्रा में मिल जाते हैं। पैलियोलिथिक एज के बाद दूसरा है मेसोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड 10,000 बीसी से लेकर 6000 बीसी तक माना जाता है। इस टाइम पीरियड को हिंदी में मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। इस एज में ह्यूमंस छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि फिश, बर्ड्स इत्यादि का शिकार करने लगे थे और इसके लिए वो तीर और धनुष का इस्तेमाल करते थे। इस पीरियड में जो साइट्स हमें मिलती हैं वो हैं आदमगढ़ और बगोर, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोकेटेड है। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बाद प्री हिस्टोरिक टाइम का तीसरा इंपॉर्टेंट पीरियड है नियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक का था। इस टाइम पीरियड को हिंदी में नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल की सबसे पुरानी लोकेशन आपको मेहरगढ़ में मिलेगी, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है ये लोकेशन। एग्रीकल्चर के सबसे पुराने एविडेंस हमें यहीं से मिलते हैं। व्हील का यूज, जो कि ह्यूमंस की सबसे रिवोल्यूशनरी खोज रही, उसका पहला एविडेंस हमें इसी पीरियड से मिलता है। व्हील की डिस्कवरी के अलावा सबसे पहली बार मिट्टी के बर्तन भी इसी पीरियड में बनाए गए थे। न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस सभ्यता का विकास हुआ वह थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह विश्व की सबसे ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है और इसका टाइम पीरियड 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक माना जाता है। ऑल्दो हाईली कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेड कि इसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली क्या था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज सर जॉन मार्शल द्वारा 1924 में की गई थी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे विश्व में अपनी एडवांस्ड सिटी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल इस सिविलाइजेशन की प्रोमिनेंट सिटी साइट्स थी। आई रिपीट, सिटी साइट्स थी, क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन का रीजनल एक्सपेंशन ट्रायंगुलर शेप में था, जिसका ईस्टर्न पॉइंट उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, वेस्टर्न पॉइंट अफगानिस्तान का सुख्ता जैंडोर, नॉर्थ में कश्मीर और साउथ में दैमाबाद तक हुआ करता था। आज के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट्स, डॉग्स, हम्प्ड कैटल, बफेलो और एलिफेंट्स एटसेट्रा का डोमेस्टिकेशन इसी पीरियड में शुरू हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन यूनिक सील्स और ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के क्या रीजंस थे, इसके बारे में हिस्टोरियंस अभी तक कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता पाए हैं, लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार इस अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन का डिक्लाइन पॉसिबली या तो क्लाइमेट चेंज या फिर फॉरेन आर्यन इन्वेजन की वजह से हुआ था। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, इसे पता करने का एक अच्छा सा तरीका हो सकता है अगर हमें एक टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन मिल जाए। हम जाके वहां देख सकते हैं। तब तक के लिए तो हमें इन्हीं स्पेकुलेशन से काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद जो नई सिविलाइजेशन इमर्ज हुई उसे हम वैदिक एज सिविलाइजेशन नाम से जानते हैं। इस सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट वेदों से मिलती है, इसीलिए हम इस सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। यह सिविलाइजेशन प्रीडोमिनेंटली एक रूरल सिविलाइजेशन थी। मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। एंटायर वैदिक पीरियड को हम प्री वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में डिवाइड करते हैं। 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का पीरियड प्री वैदिक एज और 1000 BC से लेकर 600 BC तक का पीरियड लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। वैदिक एज में ही वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट और उपनिषदों की रचना हुई। इस पीरियड में सिविलाइजेशन का सेंटर इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, ये जो पूरा हिस्सा था, इससे आगे बढ़कर अपर गैंगेटिक यमुना प्लेन हो गया था। सोसाइटी 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड हो गई थी। 600 BC में रिजिड वर्ना सिस्टम के रिएक्शन में नॉर्थ इंडिया में एक रिलीजियस रिवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध और जैन जैसे रिलीजन की उत्पत्ति हुई। बौद्ध रिलीजन के फाउंडर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BCE में कपिलवस्तु के लुम्बिनी विलेज में हुआ था। हाँ, इस तारीख में थोड़ा बहुत विवाद जरूर रहता है। बुद्ध ने सभी वर्णों के लोगों का बौद्ध धर्म में स्वागत किया और यही कारण है कि इस रिलीजन का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ। रूलर क्लास ने भी इस रिलीजन को सपोर्ट किया। इस कारण भारत के बाहर जैसे कि चाइना, जापान और श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ। दोस्तों, बौद्ध धर्म के एक्सपेंशन में ग्रेट एम्परर अशोका जैसे राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बौद्ध धर्म की इमर्जेंस के समय ही एक और रिलीजन ओरिजिनेट हुआ भारत में और वो था जैन धर्म। इसके फाउंडर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म वैशाली के पास कुंडल ग्राम में 540 BCE में हुआ था। जैन धर्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उनका स्थान जिना से नीचे रखा गया। जैन धर्म में नॉन वायलेंस के रूल का सख्ती से पालन हो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया और नॉन वायलेंस के प्रति इसी रिजिडिटी की वजह से ये रिलीजन कभी भी मास लेवल पर पॉपुलर नहीं हो पाया। 600 BCE तक आयरन का यूज काफी प्रेवलेंट हो गया था। इससे एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखा गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए डेवलपमेंट और सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। बौद्ध टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती के अनुसार लेटर वैदिक पीरियड के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपदास का इमर्जेंस हुआ। इन 16 महाजनपदास में मगध सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक किंगडम के रूप में मगध हर्यंग डायनेस्टी के पीरियड दैट वाज 444 BCE टू 412 BCE, इस पीरियड में इसका राइज हुआ।
इस डायनेस्टी के रियल फाउंडर बिंबिसार थे, जिनकी हत्या उनके बेटे अजात शत्रु द्वारा कर दी गई। इस डायनेस्टी के लास्ट किंग नागदशक थे, जिनकी हत्या उनके मिनिस्टर शिशुनाग द्वारा कर दी गई। नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग ने गद्दी संभाली और 412 बीसीई में शिशुनाग डायनेस्टी का शासन मगध पर स्टैब्लिश हो गया। इस डायनेस्टी के शासन में मगध 344 बीसीई तक चला। 344 बीसीई में उग्रसेन ने नंद डायनेस्टी का शासन मगध में शुरू किया। बाद में नंद शासक कमजोर पड़ने लगे और भारत पर फॉरेन पावर्स का इन्वेजन शुरू हो गया। नंद डायनेस्टी के लास्ट किंग घनानंद के रेन में ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। घनानंद को 323 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की हेल्प से हराकर मार डाला और मगध में एक बहुत ही ताकतवर मौर्य डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर जैन धर्म अपना लिया और राजकाज अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर संलेखना विधि से अपना जीवन त्याग दिया। बिंदुसार के बाद 269 बीसीई में बिंदुसार के बेटे द ग्रेट अशोका एम्परर बने। अशोका ने अपने किंगडम का एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक और साउथ में केरला व तमिलनाडु को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत तक कर लिया, जिसकी जानकारी हमें उनके रॉक एडिक्ट से मिलती है। एम्परर अशोका ने 261 बीसीई के फेमस कलिंगा वॉर में विक्ट्री मिलने के बाद भी वॉर को हमेशा के लिए त्याग दिया। उपागुप्त नामक बौद्ध मॉन्क के इन्फ्लुएंस में उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपना लिया। एम्परर अशोका के बाद नेक्स्ट 50 इयर्स तक जो उनके उत्तराधिकारी थे वो मगध में काफी कमजोर रहे। उनमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो छोटे छोटे रीजनल राजाओं को भी कंट्रोल कर सके। अशोका के रेन के दौरान ही मौर्यन एम्पायर कमजोर पड़ गया और इसकी ग्रेजुअल वीकनिंग बाद में भी जारी रही। मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या उनके ही आर्मी चीफ पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई। पुष्यमित्र शुंग मौर्यन किंग को हराकर शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। शुंगा डायनेस्टी का पीरियड 184 बीसीई से 75 बीसीई तक रहा। शुंगा डायनेस्टी के 9th रूलर भागभद्र के समय ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने विदिशा में वसुदेव के सम्मान में गरुड़ पिलर स्थापित किया था। यहाँ पे वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के लिए है। शुंगा डायनेस्टी के लास्ट किंग देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री वसुदेव द्वारा कर दी गई थी। देवभूति की हत्या करने के बाद वसुदेव ने 75 बीसीई में कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किया। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जिस मोस्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टी की स्थापना हुई थी वह थी सातवाहन सिमुका। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे और इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेट राजा थे गौतमीपुत्र शातकर्णी। इस डायनेस्टी के सभी राजा अपने नाम के आगे अपनी मां के नाम को जोड़ते थे। यज्ञश्री शातकर्णी, जिनका रेन 174 एडी से 203 एडी तक रहा, सातवाहन डायनेस्टी के लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर थे। इनके रेन में भारत पर फॉरेन अटैक्स होने लगे थे। भारत की सीमा के अंदर सबसे पहले एंटर करने वाला फॉरेनर इंडो ग्रीक डेमेट्रियस था, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडो ग्रीक रूलर मेनेंडर था, जिसने 160 बीसीई से 130 बीसीई तक शासन किया। इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इंडो ग्रीक्स के बाद शका रूलर्स भारत आए। इनका मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर रुद्रदमन फर्स्ट था, जिसने 130 टू 150 एडी तक शासन किया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में शकों के बाद पार्थियंस डोमिनेंट हो गए, जिनके बाद चाइनीज ओरिजिन के कुषाण भारत आए। मोस्ट सिग्निफिकेंट कुषाण शासक कनिष्क थे, जिनका समय 78 एडी माना जाता है। कनिष्क ने 78 एडी में एक कैलेंडर स्टार्ट किया था, जिसे शक संवत कहा जाता है। आज भी भारत सरकार के शासकीय कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस समय के साउथ इंडियन स्टेट्स की जानकारी हमें संगम लिटरेचर से मिलती है। संगम तमिल पोएट्स का एसोसिएशन था, जिसके संरक्षक पांड्यास थे।
इस समय के 3 सिग्निफिकेंट स्टेट्स थे चेरा, चोला एंड पांड्याज। चेरा स्टेट्स के फर्स्ट रूलर उथयन चेरालथन थे, जबकि चोला डायनेस्टी के सिग्निफिकेंट रूलर कराईकल थे। उनका समय लगभग 190 एडी माना जाता है। पांड्या शासकों में मोस्ट सिग्निफिकेंट नेडुंजेलियन थे, जिनका शासन 210 एडी माना जाता है। मौर्य किंगडम के डिक्लाइन के बाद लंबे समय तक कोई सिग्निफिकेंट किंगडम राइज नहीं हो सका। इस गैप को पूरा किया कुशानों के सामंतों ने, जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया। श्रीगुप्त इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने 275 एडी में शासन किया था। इस डायनेस्टी के सिग्निफिकेंट शासकों में चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त का नाम लिया जाता है। चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने 319 टू 350 एडी तक शासन किया, जबकि समुद्रगुप्त ने 350 टू 375 एडी तक शासन किया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्ता किंगडम का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अच्छा होगा कि हम नेपोलियन को वेस्ट का समुद्रगुप्त कहें। आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से इनके पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड राजा बने। उनके बाद कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य तथा उसके पश्चात स्कंदगुप्त राजा बने, जिन्होंने 455 टू 467 एडी तक शासन किया। इन्हीं के समय में भारत पर हुनों ने अटैक किया था, जिससे गुप्ता किंगडम का डिक्लाइन हो गया। गुप्तास के डिक्लाइन के बाद इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी टेंडेंसी देखी जाती है जो डिफरेंट फॉर्म में लगभग 1000 एडी तक चलती रही। ये टेंडेंसी थी डिसेंट्रलाइजेशन एंड रीजनलिज्म की फीलिंग। गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद जिन नए डायनेस्टीज का राइज हुआ वे थे कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति और बंगाल के गौर। गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टी थानेश्वर की पुष्यभूति थी, जिसके सबसे ताकतवर राजा हर्षवर्धन थे। इन्होंने 606 एडी से 647 एडी तक शासन किया। हर्षा ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब कन्नौज को वही इंपॉर्टेंस प्राप्त हो गई थी जो कभी पाटलिपुत्र को हुआ करती थी। हर्ष के समय में ही फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। उनको 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद के कंपोजर के रूप में भी याद किया जाता है। हर्ष के पश्चात कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जिसे कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी कहते हैं, शुरू हुआ। यह वॉर 3 बड़ी पावर्स के बीच था जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। ये पावर्स थी पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इस ट्रायंगल वॉर की शुरुआत प्रतिहार राजा वत्सराज ने की। इस ट्रायंगल वॉर के फर्स्ट फेज में वत्सराज प्रतिहार, ध्रुव राष्ट्रकूट किंग और धर्मपाल पाल किंग के बीच में युद्ध हुआ और इसमें ध्रुव, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा थे, वो विजयी रहे। इस ट्रायंगल वॉर्स के फाइनल फेज में गुर्जर प्रतिहारों की विक्ट्री हुई। इस समय प्रतिहार वंश के शासन की बागडोर मिहिर भोज फर्स्ट के हाथों में थी और वो बहुत ही ताकतवर राजा थे। उन्होंने कालिंजर और कन्नौज को जीत लिया। इस वंश के ही एक शासक महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहार शक्ति अपने जेनिथ पर पहुंच गई थी। इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद इतिहास का जो एक नया भाग शुरू होता है उसे हम मेडवेल पीरियड या मध्यकालीन भाग कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा। अगर ये सेशन आपको मजेदार लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बहुत मजा आया।